नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे कि नक्शे के बारे में बात करेंगे कि कई बार हम गलत नक्शा से गलत दिशा में चले जाते हैं और जिसको कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। ये जो है ये उसी किताब से है जो हम किताब थिंकिंग क्लियरली के ऊपर एक किताब है रॉल्फ डोबेली का। और आप लोग जो लोग पहले से सुन रहे हैं उनको मालूम है मैं एक एक चैप्टर के ऊपर अपना टिप्पणी करता हूँ। और हम इसलिए इसको चालू किए हैं कि थिंकिंग एक चीज़ है जो सिखाया नहीं जाता और वो सबसे ज़रूरी है। हमारे स्कूल में कॉलेज में यहाँ तक कि प्रोफेशन में बड़े बड़े ट्रेनिंग कर लेते हैं लोग, अपने काम में ये हो जाते हैं, पर एक मशीन जैसे काम करते हैं ये अपना थिंकिंग में। और ये भी आप अभी तक समझ गए होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आईक्यू जरूरत नहीं रहता, इंटेलिजेंस जरूरत नहीं रहता। इसके खाली हमको पता चलने रहता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन्होंने उदाहरण जो दिया है कि छोटी छोटी गलतियां कैसे हम करते हैं। और उसको हम बायस कहते हैं कि हमारा जो एक थिंकिंग में हमको सच की तरफ जाना चाहिए और सच से अगर हम दूसरी दिशा में जाते हैं उसको हम बायस कहते हैं। थोड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल भी ऑफ मार्क हो सकता है। तो आज का जो है उनका शीर्षक जो उन्होंने दिया है, वाई वी प्रिफर अ रॉन्ग मैप टू नो मैप एट ऑल। सबको लगता है कुछ अपना पकड़े रहे, जकड़े रहे, कुछ नक्शा चाहिए नहीं है, कहीं नए जगह गए हैं, कोई नया सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो वो सोचते हैं ठीक है जो है उसी को हम। हो सकता है वो नक्शा आपको गलत दिशा में ले जाए। तो इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, कि हमको एक चीज चाहिए जिसके से हम सच की तरफ जाए, पर वो चीज नहीं मिल सकता है तो हम कोई भी चीज को उठा लेते हैं। तो हिंदी में एक कहावत है कि आप गलत नक्शा का ऊपर एक गाना ही है शायद, या कहावत है क्या, जाते थे जापान पहुंच गए चीन। तो ये इतिहास में हो चुका है। ये मैं अपने से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन्होंने पता नहीं, ये कोलंबस वाला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को तो लगता है कि कोलंबस, आपको मालूम है कोलंबस इंडिया ढूंढने के लिए नाविक था, जहाज था उसके पास, इंडिया ढूंढने के लिए निकला था। नक्शा नहीं था उसके पास, पता नहीं शायद उल्टा सीधा कुछ उठा लिया होगा, इस तरफ है। और वो पहुंचा कहाँ है, अमेरिका पहुंच गया। और वहाँ के जो लोग मिले वो रेड इंडियन इंडियन समझा उनको, बाद में उनका दूसरा इंडिया मिला तो उनको रेड इंडियन नाम हो गया। तो वो अपने पास है वो उदाहरण। पर ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। पर ये कहते हैं कि रोज के जिंदगी में हम ऐसे अपना रोज के डिसीजन में गलत थिंकिंग कर लेते हैं, गलत नक्शे के ऊपर। ये इन्होंने, फिर मैं कुछ उदाहरण इनसे बारे में देता हूँ, फिर अपना भी कुछ उदाहरण सोचेंगे हम। जैसे पहला इन्होंने चालू किया, स्मोकिंग कांट बी बैड फॉर यू। एक कोई कह रहा है कि स्मोकिंग से शायद नुकसान नहीं होता है, आपके लिए नुकसान नहीं होगा। मेरा ग्रैंडफादर मेरा ग्रैंडफादर रोज 30 सिगरेट पीते थे और 100 साल तक जिए वो। हैवी स्मोकर थे मेरे नाना जी या दादाजी। और तो ये गलत नक्शे से बात कर रहे हैं क्योंकि उनके दादाजी तो जिंदा है, और जो लोग मर गए सिगरेट पी के तो वो तो सामने है नहीं। तो वो उसको नक्शा बना के चल रहा है कि सो सर्वाइवल बायस जिसको कहते हैं, तो गलत नक्शा है। तो आप जो जी रहा है, सभी सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होता और संभावना बढ़ जाता है। तो अभी आपने ये कर दिया कि यार देखो मेरा ग्रैंडफादर 100 साल का है, तो उससे उन्होंने गलत नक्शे पे एक नतीजा ले लिया, अगला पी के शायद उसको कैंसर हो जाए, संभावना बढ़ जाता है। दूसरा है कि मैनहट्टन इज सेफ, आई नो समवन हु लिव्स इन द मिडिल ऑफ द विलेज एंड ही नेवर लॉक्स हिज डोर। कोई मैनहट्टन कोई जगह का नाम है, कोई शहर का नाम है अमेरिका में, कि वहाँ पे मैं किसी को जानता हूँ अपने, वो घर में ताला भी नहीं लगाते हैं और वो छुट्टी भी चले जाते हैं, और उसके कोई चोरी नहीं किया आज तक उसके घर। तो ये ऐसे हम स्टेटमेंट, ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल से हम बोलते हैं कि वो एक कोई एग्जाम्पल ले लिया तो ये गलत नक्शा है। आपके पास सामने कोई है, उसका एग्जाम्पल ले लिया,
मेडिकल में भी होता कि एक केस से आपने ये कर लिया कि मैंने तो भाई ये कोई दवाई नहीं लिया, मैं तो ठीक हो गया इस बीमारी में, शायद कोई दवाई की जरूरत नहीं है। या मैंने कोई टीका नहीं लिया, मेरे को तो टिटेनस हुआ ही नहीं है, पर कुछ लोग मर जाएंगे तो उसके लिए ये हो सकता है टिटेनस का टीका जरूरी होता है, कुछ कुछ टीके जरूरी होते हैं, कुछ शायद नहीं होते हैं। या फिर ऐसे भी हम कहते हैं कि इसने तो रेबीज का टीका ले लिया है फिर भी उसका डेथ हो गया, तो मतलब हमने ये नतीजा कर दिया कि रेबीज का टीका काम ही नहीं करता। भाई कोई भी टीका 100% काम नहीं करता, कोई भी टीका 100% नहीं, इनफेक्टिव भी नहीं होता, 100% सेफ्टी भी नहीं होता, 100% उसका इफेक्ट भी नहीं होता, 100% उसका एफिशिएंसी भी नहीं होता। तो अगर कोई रेबीज का टीका लेके के बाद भी उसको रेबीज हो जाए, उससे हम गलत नक्शा हम ले रहे हैं, क्योंकि 100% कोई भी दवाई या कोई भी टीका 100% इफेक्टिव नहीं है। ह्यूमन वेरिएशन बहुत है, बहुत है, सिचुएशंस अलग होते हैं, लेट दिया, कब दिया, क्या दिया, किस टाइप का बाइट था, बहुत सारे होते हैं। तो ये हम बड़े दावे के साथ फिर प्रोपेगेंडा हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि हमने तो कोई टीका नहीं लिया रेबीज का फिर भी हम बच गए, तो किसी को रेबीज के टीके की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। 10 आदमी को कुत्ता काटेगा, 9 आदमी बच जाएंगे, एक को, एक से भी कम में रेबीज होता है, पर जिसको होगा उसके लिए 100% है ना। 9 लोग बच जाएंगे तो 9 लोग बोलेंगे देखो हम तो बिगड़ टीके के ठीक हो गए, कुछ इससे हो गए उससे हो गए। तो ये अवेलेबिलिटी बायस है, ये गलत आप ये लगा रहे हैं, ये साइंटिफिक माइंड नहीं है, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये क्लियर थिंकिंग नहीं है। क्लियर थिंकिंग नहीं है कि आपका नक्शा ठीक नहीं है, आप आधे नक्शे से आप जाते थे जापान पहुंच जाओगे चीन, आप ट्रूथ नहीं है। जो कहते हैं 100% वैक्सीन नुकसान करते हैं वो भी गलत है, जो कहते हैं कि 100% वैक्सीन नुकसान नहीं करते वो भी गलत है, दोनों के पास गलत नक्शा है। हर सिचुएशन को आप अलग से देखना पड़ेगा। 100% कोई चीज काम भी नहीं करता और 100% कोई नाकाम भी नहीं रहता है, ये अनसर्टेन रहते हैं, साइंस में हमेशा अनसर्टेनिटी रहता है, साइंस मैजिक नहीं है, साइंस इज नॉट मैजिक। पर उससे हमको, जब मैजिक काम नहीं करता तो उससे हमारे को गलत नक्शा नहीं पकड़ना चाहिए, हमको देखना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल दिया, ये सिगरेट का दिया, बाकी मैंने टीके का क्यों दिया क्योंकि टीके के ऊपर काफी विवाद हो रहा है। और तो ये एग्जाम्पल दिया अवेलेबिलिटी बायस। हम क्या करते हैं, दुनिया का एक हम नजरिया बना लेते हैं, जो चीज हमारे सामने हमारे दायरे में जिसका एग्जाम्पल मिलता है हमको, जिसको हम देख पाते हैं उसी के ऊपर हम वही नक्शा पकड़ लेते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, कुएं का जो मेंढक है वो कुएं के नक्शे को ही चलेगा, पर अब वो कुएं के जब बाहर जाएगा तो वो खो जाएगा, अब वो फिर से कुएं का नक्शा लेके नहीं बाहर की जिंदगी जी सकता है। तो अवेलेबिलिटी बायस का यही है, हम अवेलेबिलिटी बायस ये कहते हैं कि हम पूरा जिंदगी काट देते हैं लोग, इनकरेक्ट रिस्क मैप हेड्स, रिस्क का जो नक्शा है, हम हमारे दिमाग में एक नक्शा गलत बना के जिंदगी काट जाते हैं और शायद होता भी नहीं होगा कुछ। थस वी सिस्टमैटिकली ओवर एस्टिमेट द रिस्क ऑफ बीइंग द विक्टिम ऑफ अ प्लेन क्रैश। तो ऐसे हम ओवर एस्टिमेट भी कर जाते हैं कोई चीज को, और अंडर एस्टिमेट भी कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे प्लेन क्रैश में बहुत सेंसेशन हो जाता है, हालांकि काफी भयंकर होता है, 100% होता है, पर जितने जो आंकड़े कहते हैं कि अभी भी वो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है, जितने आवर्स कवर होते हैं, जितने डिस्टेंस कवर होते हैं, उसका अगर हम आंकड़े निकाले रेट, तो आज के तारीख में भी प्लेन क्रैश, पर अगर हम हमारा कोई साथ का किसी का देहांत हो जाता प्लेन, या हम न्यूज हो जाता, या रिसेंट प्लेन क्रैश होता कोई जैसे अभी हुआ, तो बहुत लोगों का नक्शा गलत हो जाता है। वो सोचता कि प्लेन क्रैश इज वेरी डेंजरस, क्योंकि बहुत डेफिनेटली बहुत सेंसेशनल हो जाते हैं, बहुत दुखद हो जाते हैं, तो वो एक एक इम्प्रेशन हो जाता है हमारे माइंड का नक्शे में, गलत एक ये हो जाते सब।
मैपिंग और कार एक्सीडेंट या मर्डर, एंड वी अंडर एस्टिमेट द रिस्क ऑफ ड्राइंग फ्रॉम लेस स्पेक्टेकुलर मीन्स सच एज डायबिटीज और स्टमक कैंसर। मतलब हालांकि जितने लोग प्लेन क्रैश से नहीं मरते उतने ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उसको हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं क्योंकि उसका रोज रिपोर्टिंग नहीं होता कि रोज 500 लोग मर गए ट्रैफिक एक्सीडेंट से। आप देखो इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया के स्टैटिस्टिक्स में रोज 500 लोग मर जाते हैं आपके ट्रैफिक एक्सीडेंट से, और प्लेन क्रैश में 200-300 लोग, हालांकि बहुत बुरा है वो, पर डेथ तो डेथ ही हुआ ना। आज के तारीख में आप देख लो, डेटा देख लो, आप गूगल सर्च करो, हाउ मेनी पीपल किल्ड इन इंडिया एवरी डे फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 500, 400, 500 यंग पीपल डेली। उसका नक्शा लेके चलोगे तो आप लोग जो इंडियंस है ना, ट्रैफिक रूल्स जो वायलेट करते हैं, लेफ्ट राइट कहीं से भी जाते हैं, रेड लाइट है फिर भी क्रॉस करते हैं, दारू पी के चलाते हैं, नशे करके चलाते हैं, शायद करना बंद कर दे। डेली 2 प्लेन क्रैश हो जाते हैं हमारे इंडिया में, पर इसका कोई नक्शा है ही नहीं। ये नक्शा लेके तो नहीं चल रहे रास्ते में, तो गलत नक्शे के साथ चल रहे कि वो तो एक प्लेन एक्सीडेंट हो जाए तो क्रैश से सब डलेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगा, डेथ सबसे बड़ा सच्चाई है। अभी डेथ प्लेन क्रैश से और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उतना ही दुखद होता है फैमिली के लिए, पर ये 500 एक्सीडेंट पूरे इंडिया में फैल जाता है तो किसी को मालूम ही नहीं है। एक प्लेन क्रैश होता है तो पूरा हो जाता है, हालांकि दोनों नहीं होना चाहिए, पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो डेली हो रहा है ना, डेली 2 प्लेन क्रैश हो रहे हैं हमारे इसमें। तो वो हम उसको ज्यादा हमारे नक्शे बन जाते हैं, जो इकट्ठे होता कोई चीज जो सेंसेशन होता, जो मीडिया में होता, जिसको रोज पब्लिसिटी जाता, नैरेटिव बनता। कोविड के टाइम ही हुआ था, 1000 डेथ, 2000 डेली 25,000 डेथ इंडिया में होते, कई कारण से होते हैं। आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ही 500 हो जाते हैं, टीबी से 2000 बच्चे मर जाते हैं, पर उसका नहीं होता, हमारा नक्शा नहीं पकड़ रहा है ना वो। डॉक्टर्स, सबसे देखिए अभी डॉक्टर्स में आ गया, डॉक्टर्स ऑफन फॉल विक्टिम टू एबिलिटी बायस, डॉक्टर्स का बहुत होता ही है। दे हैव द फेवरेट ट्रीटमेंट, हर डॉक्टर का कोई फेवरेट ट्रीटमेंट होता है, फेवरेट डायग्नोसिस होता है, फेवरेट बीमारी होता है। तो जितने भी केस आते हैं उसी में वो फिट कर, जानबूझ के नहीं करते पर उनको लगता है यही केस है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग वैसे ही होता है, उसी टाइप के पेशेंट देखते हैं, तो हेल्दी में भी वही देखेंगे वो। मोर अपोजिट ट्रीटमेंट में अच्छा ट्रीटमेंट होगा शायद, पर उनके दिमाग में कोई एक बैठ जाता है, उनका नक्शा बन जाता है। और वो कंसल्टेंट्स का भी वही हाल है, क्योंकि और आजकल ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल क्या है कि पहले एक जनरल प्रैक्टिशनर होता था, उसके पास बड़ा नक्शा रहता था, पूरे ह्यूमन बॉडी का नक्शा रहता था एक प्रकार से, क्या ये बीमारी है। अभी क्या है, ह्यूमन बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं मेडिसिन में, मैंने स्पेशलिस्ट फिर सुपर स्पेशलिस्ट, तो उसके पास वो एक ही ऑर्गन का नक्शा रहेगा, तो वो दूसरे ये मिस कर जाएगा। और आजकल पेशेंट लोग भी डायरेक्ट उसके पास जाते हैं, जिसके पास कि छोटा सा एक नक्शा है एक छोटे से पार्ट का। कोई अलग अलग हार्ट का है तो हार्ट का नक्शा है उसके पास, किडनी का है तो किडनी का, किडनी स्पेशलिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये है वो है। जनरल सर्जन होता था पूरा बॉडी मालूम है, जनरल फिजिशियन पूरा बॉडी मालूम है। बहुत पहले एक, हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम तो फिर भी इतना स्पेशलाइजेशन नहीं था, फिर उसमें भी ऐसे होते थे। एक एक ऑथर होता था, काफी ह्यूमरस किताब लिखता था, काफी कॉमेडी का किताब लिखता था, उसका नाम था सर डॉक्टर एट लार्ज सीरीज। डॉक्टर ही था, डॉक्टर के ऊपर किताब लिखता था, मेडिकल इसके स्टोरीज लिखता था, उपन्यास लिखता था, कॉमेडी वाला उपन्यास जिसमें काफी हास्य और व्यंग रहता था। रिचर्ड गॉर्डन शायद नाम था उसका, डॉक्टर एट लार्ज। तो मेरे को याद है थोड़ा, पढ़ा था मैंने उस टाइम, एक कोई उसने, एक कोई किताब में ही उसका एक ये था, एक पेशेंट जाता है, उसका पेट में दर्द होता है तो वो जाता है, तो जनरल प्रैक्टिशनर उसको मेडिसिन में रिफर करता है, मेडिसिन वाला उसको सर्जरी में करता है, सर्जरी वाला उसको साइकेट्री में करता है, उसका डायग्नोसिस, और साइकेट्री वाला उसका
एनालाइज करने लगता है ब्रेन का, साइको एनालिसिस की आपका चाइल्डहुड में, उसको लगता है कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है हर लोग। और ये करते करते उसका जो अल्सर है वो रप्चर कर जाता है, मेन प्रॉब्लम सब मिस कर जाते हैं, क्योंकि हर स्पेशलिस्ट अपने ही तरफ से देख रहा है। साइकेट्रिस्ट सोच रहा है उसको दिमागी प्रॉब्लम है इसलिए पेट में दर्द हो रहा, और ये मेडिसिन वाला सोच रहा है कि इसको उधर रिफर करके क्लियरेंस ले ले। तो ऐसा, तो उस टाइम तो इतने स्पेशलाइजेशन नहीं होते थे, एटलीस्ट जनरल मेडिसिन जनरल सर्जन होता था पूरा। आजकल तो अलग अलग हो गया। तो उसमें क्या है कि जो सुपर स्पेशलिस्ट होगा, सब स्पेशलिस्ट, उसने जो पढ़ा है उसको हर चीज वैसे ही लगेगा, हर चीज उसको अवेलेबिलिटी बायस। ये मेरे को एक और किस्सा याद आया, क्रिकेट से याद आया मेरे को, ये भी रियल इंसिडेंस है। आप लोग जो यंग हैं आप लोग को नहीं जानते होंगे ऐसे प्लेयर्स को। हमारे इंडिया में जब 1970s में क्रिकेट होता था, मैं जब कॉलेज में था, काफ़ी मेरे को दिलचस्पी था, टेस्ट क्रिकेट होता था उस टाइम। तो उनका एक इंग्लैंड का एक ओपनिंग बैट्समैन होता था, जो बॉयकॉट, बॉयकॉट। आप लोग गूगल सर्च करके देखना, हमारे इंडिया के एक बॉलर ने उसका कैरियर खत्म कर दिया। इंडिया का एक बॉलर होता था एकनाथ सोलकर, जो बॉलिंग ओपन करता था। हमारे उस टाइम जो था 1970s में, हमारे इंडिया में फास्ट बॉलर्स नहीं थे, ये कपिल देव वगैरह बहुत बाद में आए थे। तो हमारे स्पिनर्स थे, बेदी, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, प्रसन्ना। तो वो 3 4 5 ओवर करने रहते थे शुरू के, जिसमें बॉल का साइन निकल जाए फिर स्पिनर को दे देते थे, और स्पिनर कमाल बताते थे इंडिया में। और इंडियन के पिचेस भी बहुत स्लो थे। तो और सोलकर का बॉलिंग इतना स्लो था, ओपनिंग बॉलर था वो, कि जॉफ बॉयकॉट हमेशा उसके बॉलिंग पे आउट हो जाता था, ओपन करने आता था। क्योंकि उसके पास जो स्ट्रोक्स थे वो फास्ट बॉल, ओपनिंग बैट्समैन था। और उस टाइम वर्ल्ड में जितने, ऑस्ट्रेलिया में बहुत फास्ट बॉलर्स थे, थॉमसन, लिली, वेस्ट इंडीज में बहुत फास्ट बॉलर थे, वेस्ट इंडीज में एंडी रॉबर्ट्स थे, मार्शल थे, बहुत बहुत फास्ट थे, और इंडिया के सबसे स्लोएस्ट बॉलर थे। तो बॉयकॉट हर जगह जाता था और अच्छे रन बनाता था अगेंस्ट वेरी फास्ट बॉल, क्योंकि उनका एक टाइमिंग सेट हो जाता है स्ट्रोक। तो जब बॉल फास्ट आता है तो बल्ले को बाद में उठाना रहता है, या बल्ले को जल्दी से उठाना रहता है, बल्ले को जल्दी से। फास्ट बॉल, हमेशा फास्ट बॉल फेस करता था, बल्ले को उसके रिफ्लेक्स बन गए थे, उसको जो स्ट्रोक्स थे उसका अवेलेबल स्ट्रोक्स, अवेलेबिलिटी बायस करे ना, जो हमारे पास है, सुविधा है, रिफ्लेक्स करना पड़ता। जब सोलकर बॉलिंग करता था ना, तो उसका बल्ला पहले उड़ जाता था, बॉल बाद में आता था। फास्ट बॉल होगा तो वो टाइमिंग उसका ठीक रहता था, तो बॉल बिल्कुल जमीन से लग के जाता था बाउंड्री में। और जब सोलकर बॉलिंग करता था, वो उसका बल्ला उड़ जाता था और ऊपर जाता था, कैच आउट हो जाता था। तो हमेशा आउट हो जाता था सोलकर बॉल। उसका फिर चश्मे का पावर, उसको आई टेस्ट किया या क्या, फिर बाद में पता चला उसको कि ये, बोलता मैं जिंदगी में इतना स्लो बॉलर कभी फेस ही नहीं किया, तो मैं इसके इसमें एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा अपना स्ट्रोक। तो उसका नक्शा गलत हो गया, उसका नक्शा दिमाग में बना था, जो रिफ्लेक्स होते हैं, इन लोग इतने फास्ट बॉलर्स को रिफ्लेक्स से खेलना पड़ता है, सोचने का टाइम नहीं रहता, तो वो एक, उसका रिफ्लेक्स ने एक नक्शा बना लिया था टाइमिंग के लिए। पर जो इतना स्लो, जिंदगी में स्लो बॉलर इतने देखा नहीं, तो वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। उसका नक्शा क्या था, फास्ट बॉलर खेलने का नक्शा था। तो ये है। तो देखिए स्लो बॉलर भी, तो ऐसे पेशेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, जो स्पेशलिस्ट है वो सीरियस केस ही देखता है, तो जिस केस का नॉर्मल केस होगा वो मिस कर जाएगा, बॉयकॉट जैसा। हल्का कोई बीमारी होगा वो सीरियस बीमारी सोचेगा, और सीरियस इन्वेस्टिगेशन होगा, इसीलिए खर्चे बढ़ जाते हैं, कई बार अननेसरी सर्जरी हो जाते हैं, अननेसरी इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। ये मतलब ये संभावना है गलत नक्शा, मैं ये नहीं कह रहा सब, कोई लोग अपना स्ट्रोक एडजस्ट भी कर लेते हैं, नक्शा भी सुधार लेते हैं। इसलिए मैं हर डॉक्टर को बोलूंगा, चाहे कितना भी बड़ा स्पेशलिस्ट हो, अपने इसमें थोड़ा जनरल मेडिसिन भी पढ़ता रहे। उससे क्या है, पूरा बॉडी का उसका एक हम मैप है। हम इंडिया में रहते, एक छोटे से गांव में भी रहते, तो हमारे पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए कि कहीं बाहर जाए तो खो ना जाए। तो ये हमारे जनरल मेडिसिन के जो प्रोफेसर थे, उस जमाने में जनरल मेडिसिन ही बहुत होता था, वो कहते थे कि आप कोई भी स्पेशलिस्ट बन जाओ, आप कोई भी स्पेशलिस्ट बन जाओ, जनरल मेडिसिन जरूर पढ़ना।
तो मैं हमेशा अभी रखा है, बहुत मोटा किताब है, हमेशा किताब लेटेस्ट एडिशन जनरल मेडिसिन का रखता हूँ। हालांकि मैं जनरल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट, पर उन्होंने कहा था कि अभी मेरे को समझ में आ रहा है क्यों कहा था। अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट और सबसे थोड़ा आधा घंटा भी जनरल मेडिसिन पलट लो, तो थोड़ा नक्शा अपने को घोटने की जरूरत नहीं है, नक्शा में एक ओरिएंटेशन होना चाहिए आपको। तो जहाँ अगर जिस प्रोफेशन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक थोड़ा सा बड़ा सा नक्शा भी आपके दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो वो जाते थे जापान पहुंच जाओगे चीन हो जाएगा। ये होता है, मैं देखा हूँ मेडिकल इसमें होता है, जो स्पेशलिस्ट को जाओगे उसका ट्रेनिंग वैसे ही होता है ना, ट्रेनिंग वैसे ही होता है। तो जनरल मेडिसिन में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका स्पेशलिटी एक तरफ है, क्योंकि वो एक बॉडी का नक्शा होना चाहिए। पॉलिटिशियंस भी ऐसे करते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, हर कंट्री में होते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते, एजुकेशन हेल्थ, तो दूसरे कुछ चीज मुद्दा उठा लेते हैं, अवेलेबिलिटी बायस, कि चलो हम इसको नहीं ठीक कर रहे हैं तो लोगों का अटेंशन इसमें डाइवर्ट कर दो, जिससे कि कोई मतलब नहीं है, हमारा वेलबींग में हमारे हित में कोई मतलब नहीं है। फूड डाल दो, दो कम्युनिटी में ये डाल दो वो डाल दो, नॉन इश्यूज। अभी का जो प्रॉब्लम है उसका नक्शा पकड़ना चाहिए, वो नक्शा नहीं पकड़ते, वो तो जानबूझ के शायद नहीं पकड़ते, क्योंकि मालूम है ये नक्शा हमको कहीं बहुत मुश्किल होगा, इसमें हमको कोई ना वोट मिलेगा ना मुनाफा होगा। नोट भी नहीं है, वोट भी नहीं है, दो ही चीज देखते हैं। तो ऐसा एक ऐसा ये बना दो, आर्टिफिशियल नीड बना दो, डिमांड बना दो, और उसको प्रमोट करो, जिसका कोई मतलब नहीं है। इतने साल पहले हमारे साथ ये हो गया, उतने, अरे क्या करोगे, इतिहास तो अप डाउन होता रहता है। तो ये चाहे मेडिसिन हो, हर प्रोफेशन में ऐसा हो जाता है, बायस आ जाता है। वो तो हम मेन मुद्दे से किनारे जा रहे हैं, थिंकिंग से किनारे जा रहे हैं। लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जो नेता ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, कोई मतलब नहीं रहता कई चीज़ों का, अपना बड़े बड़े रास्तों का नाम चेंज कर दिया, इसका कर दिया, खुद से क्या होता है, रास्ते तो टूटे हैं ना। अभी पूना में जितने रास्ते हैं सब अंग्रेजों के नाम, ठीक है अंग्रेजों का हटा दो, पर मेन चीज़ है उसमें रास्ते का गड्ढा पॉट होल, ये सब ठीक करो ना। रास्ते का नाम चेंज करके क्या होगा। तो वो अवेलेबिलिटी बायस है, क्योंकि वो नाम वो चेंज कर सकते हैं, बाकी रास्ता रिपेयर करने में पैसा लगता है। स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दो, पर पढ़ाई में, एजुकेशन, अच्छे टीचर, अच्छे क्लासरूम, अच्छे ब्लैक बोर्ड, उसमें मेहनत लगता है। तो अवेलेबिलिटी बायस है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी कई बार करते हैं कि गलत नक्शे में सबको गलत नक्शा दिखाते रहो, सबको गलत नक्शा दिखाते दो, यही हमारा सब कुछ है, यही ये है, ये हमारा इमेजिनरी कुछ चीजें कर लो। और ये इसमें भी देखिए, अबिलिटी बायस बीमारियों में भी ऐसे अभी होने लगे। अभी तक तो ये कर रहे थे, अभी देखिए जो WHO बैठा हुआ है वो देख रहा है कि किस चीज का हम नक्शा बताएं, वो डिसाइड कर रहा है इससे महामारी हो रहा है। मंकी पॉक्स कर दिया, क्या हुआ मंकी पॉक्स का, अफ्रीका एक कोने में हो रहा है, उधर सॉर्ट आउट करो ना प्रॉब्लम, पूरे वर्ल्ड में अलर्ट लगा दिया मंकी पॉक्स का। रेस्पिरेटरी वायरस का लगा दिया, रेस्पिरेटरी वायरस उनके यहाँ बहुत होता है, उनका वेदर ऐसा है, उनके एल्डरली पॉपुलेशन, पूरा दुनिया में एक ये लगा दिया। हमारे यहाँ 2000 बच्चे ऐसे मर रहे हैं रोज, मेल न्यूट्रिशन से, अदर ट्रॉपिकल है, TB से रोज में। हमारे नक्शे हमको खुद बनाना चाहिए, अब उनके हाथ में दे दिया, वो पेंडेमिक टीटी बनाएंगे, फिर जिस चीज का वो टीका बना लेंगे उस चीज का नक्शा बन लेके चलेंगे वो, कि अभी ये बीमारी अनाउंस करना है, क्योंकि इसका हमारे पास नक्शा तैयार है। आप देख रहे हो ना, और अभी मैपिंग चल रहा है, इधर सर्वे उधर सर्वे, चलो ढूंढो, इधर कुछ बर्ड फ्लू में कुछ म्यूटेशन देखो, ये देखो वो, उससे फिर हम नक्शा बनाएंगे, उससे हम टीका बनाएंगे। और जो चीज सॉल्व करना चाहिए वो नहीं देख रहे हो, मेल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ 1/3 बच्चे मेल नरिश्ड है, स्टंटेड है, एनीमिक है, उसका आप नहीं कर रहे हैं कि वो मुश्किल काम है। TB को आप ये नहीं कर रहे, मुश्किल काम है, दवाइयाँ चाहिए डॉक्टर से, हमारे बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है, वो मुश्किल काम है। नक्शा बना के गए थे भोर कमेटी ने, वो नक्शा एक किनारे फेंक दिया हमने। उस नक्शे में था कि हमारे विलेज लेवल में भी 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 75 बेडेड हॉस्पिटल, 6 डॉक्टर होने चाहिए उसमें, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, विलेज में एक मेडिकल ऑफिसर आजकल हाजिर नहीं रहता प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, आधे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं। वो नक्शा आपने दबा दिया। अभी दूसरा नक्शा आ रहा है उधर से, जब भी पेंडेमिक ट्रीटी होगा ये होगा।
तो ये आपको देखना है भाई, ये जो है कि जो हमको गलत नक्शे से तो दूसरी जगह अपने फायदे के लिए तो नहीं ले जा रहे हैं, या अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, बताओ लोगों से, बताओ भाई, सब मिलके कोशिश करो, लोगों को भी बोलो कि ठीक है, उसके लिए हम टैक्स देने को तैयार है, हमारा हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करो, हमारा एजुकेशन सर्विस इंप्रूव करो, वो करेक्ट नक्शा है, हमारा वाटर सप्लाई इंप्रूव करो, वो करेक्ट नक्शा है, सैनिटेशन, सुएज डिस्पोजल, रोड्स, एनर्जी, और हमारे रिसोर्सेज से करो। फॉरेन एड से डिपेंड रहोगे तो हमेशा वो अपना नक्शा आपके ऊपर थोपेंगे, WHO से फंड लोगे, गेट्स फाउंडेशन से फंड लोगे, अपना रिसोर्सेज से ये करो, जो तब जाके आत्मनिर्भर भारत होगा, जो अपना नक्शा खुद बनाए। अभी हम वर्ल्ड बैंक से नक्शा ले रहे हैं, गेट्स फाउंडेशन से नक्शा, से WHO से नक्शा ले रहे हैं, वो अपना नक्शा लगा रहे हैं, अवेलेबिलिटी बायस, और फिर आपको मुनाफा मिल रहा है उनसे, ग्रांट्स मिल रहे, फंड्स मिल रहे, ये मिल रहे वगैरह वगैरह। तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगा कि ये सिंपल चीजें हैं, पर इसके जो इम्प्लीकेशंस है, रेलिवेंस है, काफी ये है। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था। अभी देखिए, पता नहीं हम कुछ मीनिंग बन रहा है कि ऐसे ही हम पब्लिक हेल्थ में इतने साल से होने से आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो शायद वो भी हो सकता है। तो धन्यवाद।